ज़ॉम्बी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर के मारे दूर भागने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान उसी ज़ॉम्बी की मदद से पैसे कमाने लगे तो कुछ इसी अजीब और दिलचस्प प्लॉट से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है कोरिया के एक शांत शहर से, जहाँ एक सुनसान मैदान में कई केमिकल ड्रम्स जमीन में गाड़ दिए गए थे। अचानक एक दिन उन्हीं ड्रम्स में से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसका नाम है सैम। लेकिन अब वो सैम नहीं रहा, बल्कि न जाने कैसे वो एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। ड्रम से बाहर निकलने के बाद सैम इधर उधर भटकते हुए मैदान से सड़क की ओर बढ़ता है और रोड पर लगे साइन बोर्ड्स को फॉलो अप करता है और नजदीकी शहर की ओर बढ़ता चला जाता है। अब दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर एक कार तेज रफ्तार में चलते हुए अचानक से पंचर हो जाती है। सड़क पर एक कुछ कीलें बिछी होती हैं, जिनकी वजह से गाड़ी का जो बैलेंस था वो बिगड़ जाता है और वो साइड की रेलिंग से टकरा जाती है। उसी वक्त वहाँ पहुँचता है टॉम नाम का एक आदमी, जो टो ट्रक लेकर आता है और गाड़ी में बैठे कपल को देखकर कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या। पर असलियत में ये टॉम ही था, जिसने जानबूझकर सड़क पर वो कीलें बिछाई थी ताकि उसे नए ग्राहक ढूंढने में ज्यादा मुश्किल न हो। फिर सुबह टॉम कार को ठीक कर देता है और फिर कपल के सामने रखता है एक मोटी रकम वाली बिल देखकर कपल चौंक जाता है और आदमी टॉम से बहस करने लगता है। तभी उसकी नजर टॉम की बहन नोरा पर पड़ती है, जो एक बॉडी बैग पकड़े हुए वहाँ पर खड़ी होती है। असल में उस बॉडी बैग में नोरा के प्यारे पालतू खरगोश की लाश थी, जैसी मौत पिछले ही रात को हो गई थी। लेकिन ये नजारा देखकर वो आदमी डर के मारे कांपने लगता है और बिना कुछ कहे चुपचाप पूरा बिल चुका देता है और वहाँ से खिसक लेता है। इधर टॉम की प्रेग्नेंट बीवी वो पैसे एक तिजोरी में जाकर रख देती है। वहीं दूसरी ओर सैम अब भी सड़कों पर भटक रहा होता है और उसकी नजर दो और औरतों पर पड़ती है, जो सामने से उसकी तरफ आ रही थी। सैम की नजर जैसी उन दो औरतों पर पड़ती है, वो तुरंत उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाल इतनी धीमी थी कि दोनों महिलाएं आराम से बचकर भाग जाती है। सैम अभी हमले की पोजीशन ले ही रहा होता है कि तभी कुछ शरारती बच्चे उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर देते हैं। अब बेचारा सैम उन बच्चों का पीछा करता है, पर उसकी रफ्तार इतनी सुस्त थी कि बच्चे हंसते हंसते उसके चक्कर काट कर निकल जाते हैं और ये बूढ़ा कुछ कर भी नहीं पाता। इस तरह परेशान होकर सैम आगे बढ़ता चला जाता है और एक गाँव में पहुंच जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए, गाँव में एक काला और गुस्सैल कुत्ता उसकी मौजूदगी को भांप लेता है और तुरंत उस पर भौंकते हुए दौड़ पड़ता है। उसी गाँव में पास ही टॉम के पिता जॉन अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। जॉन का सपना था कि वो बहुत सारे पैसे कमाए और फिर हवाई घूमने जाए। ताश के खेल के बीच उनका एक दोस्त नई विग पहनकर आता है, जिसे वो पहले से ज्यादा जवान और स्टाइलिश दिखने लगता है। सभी दोस्त उसके लुक को देखकर चकित रह जाते हैं और ताश से ज्यादा अब उनकी चर्चा विग पर होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन अपने पत्ते बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये चालाकी पकड़ में आ जाती है। एक दोस्त उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। जॉन शर्मिंदा होकर बाहर जाने का बहाना बनाता है, कहता है कि बाहर कुत्ते भौंकने देख के आता हूँ थोड़ा। वो तेजी से वहां से निकलता है और बाहर जाकर सबसे पहले उस कुत्ते को भगाता है, जो अब भी सैम के पीछे पड़ा होता है। तभी उसे पास के बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उस चीज को देखने के लिए वो बाथरूम के अंदर झांकता है। सामने खड़ा होता है वही ज़ॉम्बी, वही कलमुह, वही सैम। और जैसे ही जॉन थोड़ा और पास आता है, सैम उस पर टूट पड़ता है और सीधे उसके गले में काट लेता है। उधर नोरा अपने प्यारे खरगोश को जंगल में दफनाने के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में उसकी नजर सामने से दौड़ते हुए सैम पर पड़ती है। सैम अब भी अजीब चाल से इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर नोरा समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, सैम अचानक उस पर हमला करने की कोशिश करता है। नोरा बिल्कुल भी डरी नहीं होती। वो सीधा सैम के पैरों के बीच जोर से लात मारती है, जिससे उसका अखरोट यानी प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। सैम दर्द से कहराता है और वहीं सड़क किनारे बैठ जाता है। लेकिन इस दौरान सैम की नजर जब नोरा के चेहरे पर पड़ती है तो उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। पहली बार एक ज़ॉम्बी को किसी इंसान से प्यार हो जाता है। वो उसकी ओर बड़ी मासूमी से देखने लगता है। सैम के लिए एक हसीन लम्हा था, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि उसी वक्त फिर से वही काला खतरनाक कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और सैम के पीछे भागने लगता है। इस बार नोरा भी खतरे को समझ जाती है और बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन उसकी चाल वही धीमी एकदम। थोड़ी दूर पर नोरा का भाई ट्रॉय शहर से लौट रहा था। जब वो देखता है कि उसकी बहन उसकी ओर दौड़ते हुए आ रही है, तो उसे लगता है कि शायद बहन उसे देखकर गले मिलने आ रही है, लेकिन नोरा उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे निकल जाती है एकदम। पीछे से ट्रॉय कुत्ते को आता देख खुद भी घबरा जाता है और वो भी दौड़ लगाता है। अब ये सीन ये होता है कि आगे नोरा, फिर ट्रॉय, उसके पीछे कुत्ता और सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ सैम। इसी दौड़ भाग में नोरा अचानक से गिर जाती है। इससे पहले कि सैम उस पर हमला कर पाता, तभी टॉम अचानक अपने टो ट्रक से आता है और सीधा सैम को टक्कर मार देता है। सैम धड़ाम से नीचे गिरकर खाई में गिर जाता है।
पर ये अंत नहीं होता उसका। कुछ ही सेकंड बाद खाई से सैम फिर से उठकर सीधे धीरे धीरे चलने लगता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देखकर तीनों भाई बहन दंग रह जाते हैं कि ये साला है क्या। उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने शायद किसी को मार डाला है, लेकिन सैम का दोबारा उठ जाना सबको डरा देता है। उनको लगता है कि कहीं भूत वूत तो नहीं है। अब वो तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि पुलिस के आने से पहले ही उन्हें इस रहस्यमयी इंसान को ढूंढ निकालना पड़ेगा, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है। इधर जैसे वो तीनों टॉम, ट्रॉय और नोरा मिलकर उस अजीब ज़ॉम्बी जैसे इंसान को ढूंढने की योजना बनाते हैं, तो उसी समय उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। एम्बुलेंस से बाहर निकलता है जॉन यानी टॉम और ट्रॉय का पिता, जिसे सैम ने काटा था। जॉन बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने ट्रेलर की ओर बढ़ता है जैसे कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन शहर में अब अजीब सा हलचल शुरू हो चुका था। रात भर कुत्ते की भौंकने की आवाजें पूरे कॉलोनी को परेशान कर रही थी। कोई चैन की नींद सो ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर ट्रॉय अपनी नौकरी को लेकर परेशान बैठा था। असल में कुछ दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और इसी कारण वो घर पर वापस लौटा था। उधर नोरा अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी मरी हुई माँ की एक पुरानी तस्वीर को देख रही होती है। तभी उसे गैरेज से किसी हलचल की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाती है और जब गैरेज के दरवाजे खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखते कि सैम जो अभी जिंदा है वहाँ बैठे पत्ता गोभी खा रहा है, वो भी उस गोभी का हिस्सा जो नोरा ने अपने खरगोश के लिए रखा था। उस समय जॉन भी वहां पर पहुंचता है। सैम को देखकर वो बिना वक्त गवाए उस पर हमला कर देता है। अब माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। नोरा तुरंत भागकर अपने परिवार के बाकी लोगों को जगाने के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ ही मिनटों बाद टॉम भी गैरेज में पहुंचता है और वहां सैम को इतनी जोर से लात मारता है कि सैम सीधा जाकर एक लोहे की रॉड से टकराता है और वो रॉड उसके शरीर में जा धंसती है। ये दृश्य देखकर सभी को लगता है कि अब तो साला गया, लेकिन तभी कुछ ही पलों में सैम फिर से हिलने डुलने लगता है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब पूरा परिवार डर जाता है और फैसला करता है कि सैम को फिलहाल गैरेज में बंद कर देना चाहिए, यही उनके लिए सही है। ट्रॉय अब करीब से सैम को देखने लगता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ तो है। फिर वो अपने परिवार को ज़ॉम्बीज़ की एक वीडियो दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बीज़ संक्रमण और उनके लक्षणों के बारे में बताया गया था। वीडियो देखकर परिवार को ये डर सताने लगता है कि कहीं जॉन भी तो अब एक ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं हो रहा। उन सबको डर सताने लगता है। उन सबको डर इतना हो जाता है कि वो जॉन को अचानक बेहोश करके एक वैन में बंद कर देते हैं ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। अगले दिन सुबह होते ही ट्रॉय ने घर में ज़ॉम्बी वायरस को लेकर रिसर्च करना शुरू कर दिया। वो पूरी रात सोया नहीं था। उसे सैम की असलियत और ज़ॉम्बी वायरस की जानकारी हासिल करनी थी ना। कुछ घंटों की पढ़ाई और रिसर्च के बाद पूरे परिवार को इकट्ठा करके बताया गया कि ये जो वायरस है ये तुरंत असर नहीं करता है। इसका असर दिखने में थोड़ा वक्त लगता है, मतलब कुछ दिन बाद ही ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और ज़ॉम्बी में इंसान बदल जाता है। अब ट्रॉय का कहना था कि अगर जॉन को वाकई में सैम ने काटा है तो उन्हें देर नहीं करनी चाहिए और उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए ताकि पूरा परिवार और शहर सेफ रह सके। लेकिन ये सुनते ही टॉम भड़क जाता है। वो कहता है तू अपने पापा को कैसे मार सकता है और तू कह भी कैसे सकता है। उसके लिए ये हजम करना काफी मुश्किल था। इसी बहस के बीच जॉन फिर से होश में आ जाता है और खाना खाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ट्रॉय उसे देखता है और बिना कुछ कहे उसे एक बार फिर से बेहोश कर देता है। ये देखकर टॉम का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो तमतमाकर ट्रॉय को घर से बाहर निकाल देता है। अब घर के भीतर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। उधर नोरा गैरेज में जाकर सैम से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे थोड़ा पत्ता गोभी खिलाती है, बैठकर उससे कुछ पूछती है, पर सैम सिर्फ खाली नजरों से उसे देखता रहता है, कोई जवाब नहीं देता। इसी दौरान टॉम की पत्नी क्रिस्टी वहां पर आ जाती है, हाथ में एक ग्लास लेकर। उसका इरादा होता है कि सैम के दांत निकाल देना ताकि वो अब किसी को काट न सके और नुकसान ना पहुंचा जा सके। उधर जॉन में कुछ अजीब से परिवर्तन देखने को मिलता है। वो खुद को पहले से ज्यादा जवान, ताकतवर और एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। उसकी चाल ढाल, बात करने का अंदाज, सब कुछ बदल गया था। उसकी जवानी देखकर उसके सारे दोस्त दंग रह जाते हैं और जॉन अब तो खुशियों से फूला नहीं समाता। उसी खुशी में वो सैम का शुक्रिया अदा करने के लिए फिर से गैरेज में पहुंच जाता है। उधर जब टॉम और ट्रॉय उसे इस हालत में नाचते गाते देखते हैं तो ट्रॉय दोबारा वही बात दोहराता है, वेल मेरे हिसाब से तो अब पापा को मार देना ही सबसे सही रहेगा, वो ये कहता है। लेकिन टॉम इस बात से फिर से नाराज हो जाता है। वो अपने पिता को मारने की बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद जॉन का एक और पुराना दोस्त उससे मिलने आता है। वो हक्का बक्का रह जाता है जॉन की नई जवानी और त्वचा देखकर। फिर वो पूछता है, क्या है ये तेरी इस नई जवानी का राज, मुझे बता। पहले तो जॉन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त कहता है कि अगर तूने राज बता दिया तो मैं तुझे हवाई की टिकट दिला दूंगा, एकदम एयरप्लेन से। ये सुनते ही जॉन पिघल जाता है। वो तुरंत तैयार हो जाता है और सैम के बारे में उसे सब बता देता है। इस समय टॉय पास से खड़ा था। वो अपने पापा को मारने के लिए एक हथियार लेकर आया था, लेकिन हवाई की टिकट और पैसों की बात सुनकर उसकी सोच बदल जाती है। अब उसे इस ज़ॉम्बी यानी सैम में खतरा नहीं बल्कि एक सुनहरा बिजनेस आइडिया नजर आने लगता है। थोड़ी देर में जॉन के कई और दोस्त पैसे लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। सभी चाहते हैं कि वो भी जवान बन जाए। जॉन उन्हें लेकर सीधा गैरेज में जाता है ताकि सैम से उन्हें भी कटवा सके। लेकिन जब वो गैरेज में पहुंचता है तो देखता है कि सैम वहां से गायब है। असल में ट्रॉय पहले ही सैम को किडनैप कर चुका था। वो उसे एक ट्रक में बांध कर ले जा रहा था। उसका मकसद था किसी बड़ी मेडिकल लैब से डील करना
और सैम के जरिए करोड़ों रुपए कमाना। लेकिन उसकी ये चाल बहुत देर तक छिपी नहीं रहती। रास्ते में ट्रॉय की ट्रक को ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस रोक लेती है। किस्मत से पुलिस उसका पुराना दोस्त निकलता है जो बातों बातों में उसे जाने देता है। लेकिन तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पुलिस वालों को शक होता है और जब वो ट्रक की तलाशी लेते हैं तो उन्हें बुरी तरह बंधा हुआ चुपचाप बैठा सैम मिलता है। सैम की हालत देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि शायद ट्रॉय किसी मासूम आदमी को टॉर्चर कर रहा है। ट्रॉय चीख चीख कर कहता है ये इंसान नहीं है, ये ज़ॉम्बी है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। फिर थोड़ी देर में ट्रॉय का पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब जॉन, जिसे हवाई जाना है, सबके सामने ऐसी एक्टिंग करता है जैसे सैम उसका अपना बेटा हो। वो कहता है अरे इसे छोड़ दो, ये अपना ही बच्चा है? पुलिस अब कुछ समझ नहीं पाती और सैम को छोड़ देती है। घर लौटती जॉन पूरे परिवार के सामने हवाई जाने का एक ऐलान करता है। अब घर में एक नई बहस छिड़ जाती है। पापा के जाने के बाद सैम को कौन रखेगा? तभी नोरा की नजर सैम के टूटे हुए दांतों पर पड़ती है और उसे याद आता है बिना दांतों के तो ये कुछ नहीं कर सकता और उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जॉन को एक और चालाक आइडिया आता है। वो अपने एक दोस्त से नकली जबड़ा मंगवाता है जिसे पहनकर सैम दोबारा काटने लायक बन जाता है। अब बिजनेस फिर से शुरू हो जाती है। एक एक करके सभी आदमी सैम से कटवाते हैं और दिन ढलते ढलते वो लोग काफी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। जैसे ही शाम होती है क्रिस्टी वो सारे पैसे तिजोरी में रख देती है। अब अगली सुबह सभी आदमी जिनको सैम ने काटा था एक नए जोश और उत्साह के साथ जागते हैं। वो खुद को कहीं ज्यादा ताकतवर और जवान महसूस कर रहे होते हैं। खुशी में वो शहर भर में लोगों की मदद करने लगते हैं जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। इधर परिवार के पास अब इतने पैसे हो चुके थे कि वो एक पेट्रोल पंप भी खरीद लेते हैं। पेट्रोल पंप की ओपनिंग के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन होता है जिसमें सैम को भी बुलाया जाता है क्योंकि वही तो है उनका बिजनेस। सैम उनका भी एक बिजनेस टूल बन चुका था, लेकिन नोरा के दिल में उसके लिए कुछ और ही चल रहा था। नोरा देखती है कि सैम दिन भर बस गैरेज के कोने में पड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करता, कोई इच्छा नहीं जताता। वो ज़ॉम्बी है, लेकिन अब उसे इंसानों जैसा व्यवहार समझ में आने लगा है। नोरा को उसके लिए दया आने लगती है। वो सोचती है अब सब उसके भरोसे पैसा कमा रहे हैं। नोरा को उसके लिए दया आने लगती है। वो सोचती है कि हम सब उसके भरोसे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसे खुद कुछ नहीं मिल रहा। ये सोचकर नोरा एक पुराने वैन को उठाकर उसे गैरेज में ही सैम के लिए घर बना देती है। वहाँ तकिया, कंबल और उसकी पसंदीदा पत्ता गोभी भी रखती है। वो कभी कभी सैम को शहर के बाहर घुमाने ले जाती है ताकि उसे खुले आसमान के नीचे का नजारा एहसास हो। नोरा को लगने लगता है कि वो अब सैम से जुड़ने लगी है, भले ही वो बोल ना सकता हो। इधर धीरे धीरे ये ज़ॉम्बी काटो युवक बनाओ स्कीम पूरे शहर में फैलने लगती है। पुराने बुढ़ाऊ जिनकी हड्डियां जवाब दे चुकी थी अब पैसे देकर सैम से कटवाने आते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो फिर से जवान और ताकतवर बन जाएंगे। पेट्रोल पंप पर हर दिन भीड़ लगने लगती है। पैसा बहता है जैसे नदी में पानी। लेकिन इस सब के बीच नोरा की चिंता बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसके परिवार वाले सैम का फायदा उठा रहे हैं और एक दिन ये सब कुछ मुसीबत में बदल सकता है। वो अब सैम के और भी करीब आ जाती है। उसे सिखाने की कोशिश करती है बोलना, समझना और मुस्कुराना, लेकिन सैम सिर्फ मासूम आंखों से देखता ही रहता है। इस बीच टॉम की नजर ट्रॉय पर पड़ती है। वो देखता है कि ट्रॉय फिर से किसी मेडिकल कंपनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सैम को बेच सके। ये देखकर नोरा को काफी गुस्सा आता है और चिंता भी करती है क्योंकि अब सैम उसके लिए सिर्फ एक ज़ॉम्बी नहीं रहा, वो उसके दिल के काफी करीब आ चुका था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगली सुबह शहर की पुलिस टीम सैम के फिंगरप्रिंट्स की जांच करने आती है। दरअसल जब सैम को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तब पुलिस स्टेशन में उसके उंगलियों के निशान लिए गए थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस को सैम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। उसका नाम किसी भी सरकारी डेटाबेस में नहीं था। अब पुलिस को शक होने लगती है कि शायद ये आदमी यानी सैम किसी गैर कानूनी कामों में लिप्त हो रहा है। उधर जंगल में नोरा और सैम साथ होते हैं। नोरा उसे अपनी जिंदगी का सबसे गहरा राज बताती है कि उसकी माँ की मौत कैसी हुई थी। नोरा की माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही गुजर चुकी थी और इसी वजह से नोरा को हमेशा ये ताना सुनना पड़ता था कि उसने अपनी माँ की जान ले ली। ये सब बताते हुए नोरा की आंखें भर आती है। वो सैम से कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले अब किसी और की जिंदगी का गलत इस्तेमाल करें। ये सोचकर वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो सैम को जंगल में ही छोड़ देती है। सैम बस उसकी तरफ मासूमी से देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, बिल्कुल शांत। दूसरी ओर जब ट्रॉय को घर लौटने पर पता चलता है कि सैम अब घर पर नहीं है तो वो दोबारा घबरा जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सैम को बेचना है और करोड़ों रुपए कमाने हैं। वो तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ ही समय बाद उसे सैम वहीं खड़ा मिल जाता है, उसी जगह पर जहाँ नोरा ने उसे छोड़ा था। ट्रॉय अब भी बाज नहीं आता। वो उसे एक बार फिर ट्रक में बांध कर ले आता है और इस बार वो सीधा बस स्टैंड की तरफ जाता है। उम्मीद करता है कि वहां से सैम को कहीं और ले जाकर किसी बड़ी लैब को बेच देगा। उधर दूसरी तरफ जॉन के एक दोस्त की शादी हो रही थी। टॉम को ये मौका दिखता है अपने पेट्रोल पंप का प्रचार करने के लिए।
पूरा परिवार शादी में शामिल होता है और वहाँ पैम्पलेट्स बांटने लगता है। लेकिन तभी शादी में मौजूद कई लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं। धीरे धीरे वो सभी एक दूसरे को काटने लगते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस स्टेशन में एक के बाद एक फोन कॉल आने लगते हैं। हर कोने से लोगों के काटे जाने की खबर मिलती है। ये साफ हो जाता है कि जो वायरस अब तक शांत था वो एक्टिवेट हो चुका था। उधर बस स्टैंड पर लोग पागल हो जाते हैं। ट्रॉय को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस अब पूरे शहर में फैलने लगी है और ये उसी के बिजनेस का नतीजा है। वो डर के मारे सैम को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अब पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ की गिरफ्त में आ चुका था। धीरे धीरे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे, एक दूसरे को काटते जा रहे थे। चारों ओर चीख पुकार, खून और आतंक फैला हुआ था। उधर पेट्रोल पंप पर भी माहौल बदलने लगा था। एक ज़ॉम्बी ने अचानक से नोरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टी बीच में आ गई। गर्भवती होने के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और ज़ॉम्बी से भिड़ गई। उसी वक्त एक पुलिस वाला वहां पर पहुंचा और उसने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन पर गिरा हुआ वही ज़ॉम्बी अचानक उठ खड़ा हुआ और पुलिस वाले पर ही झपट पड़ा। टॉम की नजर जब दूर से आती ज़ॉम्बीज़ की भीड़ पर पड़ी तो वो भी घबरा गया। उसने तुरंत जमीन पर गिरी पुलिस वाले की बंदूक उठाई और अपने परिवार को बचाने के लिए गोली चलानी शुरू कर दी। टॉम ने सबको घर के अंदर पहुंचाया और फिर दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां सब लगा दी। घर को सुरक्षित करने के लिए हर कोशिश की, लेकिन इस भगदड़ और लड़ाई के बीच क्रिस्टी की हालत बिगड़ने लगी थी। ज्यादा भाग दौड़ की वजह से अब उसे प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन शुरू हो गया था, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने कहा, मैं लड़ूंगी अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। टॉम की नजर अचानक अपने भाई ट्रॉय की लिखी डायरी पर पड़ी। उसने ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें डायरी में लिखी थी। ज़ॉम्बी की आदतें, उनकी कमजोरी और उनके मनोविज्ञान के बारे में। डायरी पढ़ने के बाद तीनों ने खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया, कपड़े से, कंबल से, ताकि ज़ॉम्बी उन्हें सूंघ न सके। उधर बस स्टैंड पर ट्रॉय खुद को एक बस के नीचे छिपा लेता है, लेकिन तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। तेज आवाज ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींचने लगती है। मुसीबत में ट्रॉय दिमाग चलाता है। वो फोन उठाकर दूर फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ फोन की ओर दौड़ते हैं और ट्रॉय को बस स्टैंड से निकलने का मौका मिल जाता है। वो भागता है, एक ट्रक उठाता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है। उधर घर पर क्रिस्टी की हालत और बिगड़ रही होती है। बच्चा बस पैदा होने ही वाला था, लेकिन तभी घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। ज़ॉम्बीज़ अब खिड़कियों और दरवाजों पर हमला कर रहे थे। हालत और डरावने हो रहे थे। टॉम, नोरा और क्रिस्टी खिड़की से होते हुए गैरेज की छत पर चढ़ जाते हैं। वहां से एक लकड़ी के पुल जैसी चीज से छत को जोड़ते हैं ताकि वो दूसरी ओर जा सके। पर जैसे कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पुल पर चढ़ने लगते हैं, वो लकड़ी टूट जाती है और ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर जाते हैं। उस समय ट्रॉय भी ट्रक लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो ट्रक की खिड़की से ही ज़ॉम्बीज़ पर पटाखों से हमला करने लगता है। टॉम चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, अरे ट्रक में आग लग जाएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक की सीट पर आग लग जाती है। ट्रॉय ट्रक से कूदकर पास के कोने में छिप जाता है। ट्रक में पड़े पटाखे अब धमाकों के साथ फूटने लगते हैं। पूरा आसमान रंगीन हो उठता है। ये रंग बिरंगे धमाके ज़ॉम्बीज़ को चकित कर देते हैं कि है क्या ये, हैं? वो कुछ पल के लिए ठियर जाते हैं, जैसे उन्हें सब अच्छा लग रहा हो। नोरा को तुरंत याद आता है, डायरी में लिखा था ये ज़ॉम्बी आग और रोशनी के प्रति आकर्षित होते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ पेट्रोल पंप की चमचमाती लाइट्स और धमाकों की ओर खींचते चले जा रहे थे। और इधर घर के अंदर एक और जिंदगी जन्म लेने के लिए तैयार थी। क्रिस्टी की पीड़ा अब हद से ज्यादा हो चुकी थी। वो किसी पल बच्चे को जन्म देने वाली थी। टॉम और ट्रॉय ने तय किया कि अब उन्हें क्रिस्टी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, पर बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ का हमला था। टॉम ने एक प्लान बनाया, हम सैम के कपड़े पहन लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी हमें पहचान न सके। उसकी महक से वो हमें अपना समझेंगे। दोनों भाई सैम के पुराने कटे फटे कपड़े पहन लेते हैं और पेट्रोल पंप के टो ट्रक की ओर निकल पड़ते हैं। महक ने काम कर दिया। ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया। वो ट्रक तक पहुंच गए। ट्रक में बैठते ही उन्होंने लाइट्स चालू कर दी और लाइट्स की चमक ने एक बार फिर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका दिया। लेकिन तभी नोरा वहां पर आ जाती है, हाथ में एक कटर लिए। वो ट्रक के पास खड़ी हो जाती है और एक ज़ॉम्बी का हाथ काटकर दूर फेंक देती है, जिससे बाकी ज़ॉम्बी का ध्यान उस पर चला जाता है। पर जैसे ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आगे बढ़ती है, सैम बीच में आ जाता है। वो अब भी ज़ॉम्बी है, लेकिन दिल में इंसानियत बाकी थी। सैम ने नोरा की जान बचा ली। ठीक उसी समय एक ज़ॉम्बी छत की कुछ केबल्स को खींच लेता है, जिससे पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और ये अचानक हुई लाइट्स की झिलमिलाहट ज़ॉम्बीज़ को और भी भड़का देती है। ट्रॉय और टॉम को एहसास हो जाता है कि उन्होंने ट्रक की चाबी कमरे में ही छोड़ दी है। टॉम फैसला करता है कि मैं जाकर चाबी ले आता हूँ। वो तेजी से स्टोर की तरफ दौड़ता है, लेकिन रास्ते में दर्जनों ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। इधर क्रिस्टी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। नवजात का रोना सुनते ही ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर लपकने लगते हैं। टॉम किसी भी हालत में अपने बच्चे को बचाना चाहता था। वो स्टोर तक पहुंच जाता है, चाबी पाता है, लेकिन बाहर निकलते ही चारों ओर ज़ॉम्बी से घिर जाता है। वो जिंदगी की आखिरी उम्मीद में वो चाबी दूर खड़े ट्रॉय की ओर फेंकता है और चिल्लाता है, भागो। ट्रॉय चाबी पकड़ता है और तुरंत ट्रक स्टार्ट कर देता है। नोरा भी वैन में घुस जाती है, लेकिन सैम वहीं रुक जाता है। वो अपने हाथों से ज़ॉम्बीज़ को रोकना चाहता है ताकि उसका परिवार बच सके। ट्रॉय ट्रक लेकर भागता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी पीछे पीछे आता है। ट्रक का पहिया पेट्रोल डिस्पेंसर से टकरा जाता है और पेट्रोल चारों ओर फैल जाती है। पर अजीब बात यह थी कि ज़ॉम्बीज़ उसमें भी खेल रहे होते हैं। उन्हें ये सब मनोरंजन लग रहा था। उसी मौके पर टॉम भी ट्रक में चढ़ जाता है।
अब पूरा परिवार भागने के लिए तैयार था, पर जब ट्रक जमीन छोड़ने ही वाला होता है तो नोरा की नजर पीछे खड़े सैम पर पड़ती है। वो देखती कि सैम उसकी ओर देखकर उसका नाम बोलता है। पहली बार इंसानी रूप फिर से लौट रहा होता है। इसी बीच बाकी ज़ॉम्बी सैम पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सैम के पास अब एक लाइटर होता है। वो उसे जलाता है और वहाँ जोरदार धमाका हो जाता है। एक ज़ॉम्बी का बलिदान जिसने अपनी आखिरी सांसों में किसी को बचाया था। सैम के धमाके के बाद की सुबह शहर की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। चारों ओर धुआं, राख और बिखरे हुए ज़ॉम्बीज़ के अवशेष थे, यानी डेड बॉडीज। लेकिन साथ ही फैली थी एक बड़ी खबर। पूरे देश में टीवी, रेडियो और न्यूज़ चैनल पोर्टल्स पर एक ही बात गूंज रही थी। ह्यूमन इन बायो नाम की दवाई की वजह से देश भर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। सरकार ने तुरंत अलर्ट जारी किया, कृपया सभी लोग अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें। ये वायरस पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। उधर ट्रक में बैठा टॉम, ट्रॉय, क्रिस्टी, नवजात बच्चा और नोरा सभी स्तब्ध थे, थके हुए, डरे हुए। लेकिन सैम की याद और उसके बलिदान ने उनके मन में एक नई भावना भर दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और बड़ा मोड़ आता है। ट्रक में बैठे टॉम को लगने लगता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। उसकी आंखें सूख रही थी और हरकतें थोड़ी एबनॉर्मल थी। टॉम धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहा था। सब घबरा जाते हैं। ट्रॉय तुरंत ट्रक को रोक देता है और सभी नीचे उतरते हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, ना कोई प्लान, ना कोई मदद। उसी वक्त हवाई से लौटता है जॉन। हाँ, वही जॉन जिसे पहले सैम ने काटा था, पर वो बिल्कुल स्वस्थ था, ना ज़ॉम्बी बना, ना कोई लक्षण। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने तुरंत उसे जांचा और पता चला कि जॉन के खून में वायरस का नेचुरल एंटीडोट मौजूद है। यानी अगर जॉन के खून से सीरम तैयार किया जाए तो पूरे देश को बचाया जा सकता है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। अब वो पूरा परिवार, टॉम, ट्रॉय, नोरा, क्रिस्टी और बच्चा देश भर में घूमकर फ्री में एंटीडोट बांटते हैं। और सबसे खास बात, सैम भी उनके साथ था। हाँ, उस दिन धमाका सैम को पूरी तरह से मार नहीं पाया, लेकिन उसकी इंसानियत को जिंदा कर गया। सैम अब एक हीरो था। वो पूरी तरह इंसान बन चुका था। लोगों को काटने वाला ज़ॉम्बी अब देश बचाने वाला योद्धा बन चुका था। और इसी तरह खत्म होती है एक ऐसी कहानी जिसने डर को कॉमेडी में बदला, एक ज़ॉम्बी को हीरो में बदला और सिखाया कि इंसानियत कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।